बिहार की प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए दिनांक 13 अक्टूबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के माध्यम से एप्रोप्रिएट बेंच में ट्रांसफर करने के लिए ऑर्डर दे दिया है। यानी कि मोस्ट प्रोबेबल है कि अब ये मामला 11 अगस्त को जजमेंट देने वाले ऑनरेबल जस्टिस श्री अनिरुद्ध बोस जी की बेंच में सुना जाएगा। इन सबके बाद से बहुत सारे राज्यों में जो भर्ती प्रक्रियाएँ कंप्लीट हो चुकी हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जहां पर बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है और उसके बाद में जजमेंट आया। मतलब कि छत्तीसगढ़ वाला मामला तो अभी रिसेंट का है, लेकिन मध्य प्रदेश वाले मामले को आप देखेंगे तो वहां पर पहले ही नियुक्ति मिल चुकी थी बीएड कैंडिडेट को, लेकिन फैसला 11 अगस्त को आया। हिमाचल प्रदेश वाला मामला देख लीजिए, वहां पर बीएड अभ्यर्थियों को पहले ही नियुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन फैसला बाद में आया। इसके अलावा बिहार में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है वो अभी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में। इन सबको लेकर के अभ्यर्थियों के मन में ये जानने की जिज्ञासा है कि अगर फैसला मान लीजिए इन केस 11 अगस्त से प्रभावी माना जाता है तो उस कंडीशन में इन सभी भर्तियों का क्या होगा जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं बीएड को शामिल कराते हुए, स्पेशली छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश वाले मामले को लेकर के। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, डिटेल में इसी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये मामला आया कहाँ से कि फैसला 11 अगस्त से लागू होगा। कभी भी कोई भी डिसीजन हाईकोर्ट के द्वारा या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है तो उस फैसले का जिस दिन दिया जाता है फैसला उसी दिन से प्रभावी होता है। लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन होती है। नॉर्मल कंडीशन के मामले में जिस दिन फैसला दिया गया उसी दिन से प्रभावी माना जाता है। तो 11 अगस्त के भी अपने चांसेस हैं क्योंकि इसी दिन फैसला दिया गया था, लेकिन इससे भी ज़्यादा चांसेस 28 जून 2018 के हैं और 25 नवंबर 2021 के हैं। 28 जून 2018 जिस दिन गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ एनसीटी के माध्यम से, उस दिन से फैसला लागू होने का प्रबल चांस इस वजह से है क्योंकि ये जो पूरा आदेश दिया गया है वो 21A के अंतर्गत दिया गया है। 21A क्या है? वो मौलिक अधिकार के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित किया गया है। तो भारतीय संविधान में एक आर्टिकल मेंशन किया गया है कि अगर कोई भी नोटिफिकेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया अगर किसी के मौलिक अधिकार के आधार पर, तो वो नोटिफिकेशन जो है जिस दिन से प्रभावी हुआ था उसी दिन से उसको क्वैश माना जा सकता है। इस प्रकार का एक भारतीय संविधान में आर्टिकल है। तो ये चूंकि जो बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी है वो 21A के अंतर्गत दी गई है, यानी मौलिक अधिकार के आधार पर उस नोटिफिकेशन को 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को क्वैश किया गया है। तो भारतीय संविधान के आधार पर चूंकि ये मामला मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया उस कानून को, तो उस कानून को लागू करने की तिथि से इसको रद्द माना जा सकता है, यानी कि 28 जून 2018 के भी प्रबल संभावना है। साथ ही साथ जो तीसरी तिथि बचती है 25 नवंबर 2021, इसके भी बहुत ज़्यादा संभावना है और दोनों तिथियों में सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना इसी की है क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के जजमेंट में साफ शब्दों में मेंशन किया गया है कि जब कोई कोर्ट किसी भी मामले में अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए नोटिफिकेशन को क्वैश करती है तो उसका लीगल पोजीशन खत्म हो जाता है। यानी 25 नवंबर 2021 से पहले उस 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन का लीगल पोजीशन था, लेकिन उसके बाद उसका लीगल पोजीशन खत्म हो गया, यानी कि उसकी वैधता खत्म हो गई। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये प्रश्न रहता है कि ये फैसला 25 नवंबर 2021 वाला ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया, यानी ये मामला सिर्फ राजस्थान से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर कुछ आप देखेंगे चीज़ों को आप स्किप कर रहे हैं, तभी इस प्रकार के कन्फ्यूजन आपको हो रहे हैं। ये मामला भले ही हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया और इस प्रकार के मामले में कई बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी आए हुए हैं कि अगर कोई हाईकोर्ट फैसला देती है तो उसका अधिकार क्षेत्र या फिर उसका प्रभाव क्षेत्र जिस भी राज्य के हाईकोर्ट ने दिया है उसी राज्य पर केवल पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना होगा कि उस प्रकार के मामले में जो मामला या फिर जो प्रभावित होने वाला क्षेत्र था वो सिर्फ राज्य पर ही उसका इम्पैक्ट पड़ रहा था। लेकिन इस वाले मामले में आप देखेंगे तो ये रीट से संबंधित मामला जोधपुर हाईकोर्ट में गया था। रीट केवल राजस्थान से जुड़ा हुआ है, उसका तो अन्य राज्यों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ये समझिए कि जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए एलिजिबिलिटी तय करता है वो कौन करता है? वो रेगुलेटरी बॉडी एनसीटी करती है। और रीट पर केवल आदेश नहीं दिया था जोधपुर हाईकोर्ट ने। जोधपुर हाईकोर्ट ने एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन पर आदेश दिया था, उसको क्वैश कर दिया था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए। तो अब आप सोचिए कि अगर केवल ये फैसला रीट पर दिया गया रहता तो ये केवल राजस्थान पर लागू होता, लेकिन ये फैसला एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन पर दिया गया। तो इसी गजट नोटिफिकेशन के आधार पर दूसरे राज्य के अभ्यर्थी यानी पूरे देश भर के राज्यों के अभ्यर्थी एलिजिबल होते हैं बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि इसका प्रभाव क्षेत्र केवल राजस्थान में पड़ेगा? इसको आप और अच्छे तरीके से इस प्रकार से समझ सकते हैं, ध्यान से समझिएगा।
मान लीजिए कि कोई राजस्थान का एक बीएड कैंडिडेट है, तो 25 नवंबर 2021 को फैसला दिया गया, तो उस हिसाब से देखेंगे तो बीएड जो राजस्थान का कैंडिडेट है वो 25 नवंबर 2021 के बाद से अब प्राथमिक में एलिजिबल नहीं रहा उस फैसले के आधार पर, ठीक है। लेकिन आप अगर ये मान रहे हैं कि अन्य राज्य पर इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो यूपी में बैठा हुआ कोई बालक मान लीजिए 25 नवंबर 2021 के बाद बीएड है तो वो तो एलिजिबल था, तो सीधे तौर पर अगर वो राजस्थान वाला बीएड कैंडिडेट कोर्ट जाता है तो ये सीधे तौर पर आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है। कैसे? एक ही रेगुलेटरी बॉडी के एक ही नोटिफिकेशन के आधार पर एक राज्य में अभ्यर्थी वही कोर्स करके अगर पात्र नहीं हो रहा है और दूसरे राज्य में बैठा अभ्यर्थी उसी रेगुलेटरी बॉडी के उसी गजट नोटिफिकेशन को देख करके वो कैसे पात्र हो सकता है? यानी कि ये तो सीधे तौर पर समानता के अधिकार का हनन है, आर्टिकल 14 का हनन हो जाएगा। इस वजह से आप सुप्रीम कोर्ट का जो 45वां और 46वां पेज है 11 अगस्त के फैसले का, उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें साफ शब्दों में यही बातें मेंशन की गई हैं कि अगर कोई भी कोर्ट, उसमें हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का जिक्र नहीं किया गया है, कोई भी कोर्ट अगर किसी भी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए अगर रद्द करती है तो जिस दिन से उसको रद्द किया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए उसके पहले उसका लीगल पोजीशन रहेगा और उसके बाद उसका लीगल पोजीशन खत्म हो जाएगा। अब ये चूंकि मामला रेगुलेटरी बॉडी से जुड़ा हुआ है और रेगुलेटरी बॉडी केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है, वो पूरे देश भर तक सीमित है, इसलिए ये मामला सिर्फ राजस्थान तक सीमित ना होकर के पूरे देश भर पर इसका प्रभाव पड़ेगा। यानी कि 25 नवंबर 2021 वाला जो फैसला है वो केवल राजस्थान तक सीमित मत मानिए, वो पूरे देश स्तर पर अपना प्रभाव डालने वाला है। इसको और अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं क्रिमिनल केस के माध्यम से। कैसे? ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं क्रिमिनल केस से इस मामले को सिर्फ और सिर्फ इसलिए जोड़ रहा हूं ताकि आप चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझ पाएं। मेरा कतई भी मकसद इस पूरे मामले को अन्यथा ले जाने का नहीं है या फिर आप इस पूरे मामले को कहीं दूसरे डायरेक्शन में या फिर अन्यथा बिल्कुल भी ना ले, सिर्फ और सिर्फ मामले को मैं आपको डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए 25 नवंबर 2021 को फैसला दिया गया, एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन क्वैश कर दिया गया माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा। मान लीजिए इस मामले की जगह कोई क्रिमिनल मैटर रहता है, ये मामला जो था बीएड वाला वो सिविल मैटर था। सिविल और क्रिमिनल केस क्या होते हैं? सिविल मैटर वो होता है जहां पर कोई भी आपराधिक मामले नहीं है, लेकिन क्रिमिनल केस क्या होता है? जहां पर कोई अपराध से जुड़ा हुआ मामले की सुनवाई हो रही है। अब 25 नवंबर 2021 का जो मामला था बीएड की एलिजिबिलिटी से संबंधित, वो सिविल मैटर था, यानी कोई आपराधिक मामला तो था नहीं, तो इसमें जो फैसला दिया गया वो नोटिफिकेशन को क्वैश कर दिया गया। ठीक है, अब यहां पर इसको क्रिमिनल केस मान करके चलिए कि मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, कोई अपराधी है और उसको 25 नवंबर 2021 को सजा दे दी गई उम्र कैद की। ठीक है, उस दिन सजा दे दी गई। उसके बाद से जब उसको सजा दे दी गई, हाईकोर्ट ने उसको सजा सुना दिया, तो फिर उसको जेल भेज दिया जाएगा। यानी उसकी सजा कब से शुरू हो गई? 25 नवंबर 2021 से शुरू हो गई। अब किसी भी क्रिमिनल को अपने मामले को उच्च अदालत में चैलेंज करने का अधिकार भारतीय संविधान देता है। यानी कि उस क्रिमिनल को भी ये अधिकार है कि अगर 25 नवंबर 2021 को सजा देते हुए हाईकोर्ट ने उस पर सजा दे दिया और वो अगर जेल चला गया तो वह इस सजा पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामले को चैलेंज कर सकता है। और मान लीजिए कि वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया। एनसीटी का 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन क्वैश हुआ तो एनसीटी ने इस मामले को फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। इस पूरे मामले को एक से जोड़ करके देखिएगा, कोरिलेट करके देखिएगा, तभी समझ में आएगा। अब मान लीजिए कि जो आपराधिक मामला था वो सजा तो उसकी बरकरार है अभी तक, और सुप्रीम कोर्ट में मान लीजिए 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक उसकी सुनवाई चली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाया। यानी कि वो उसका फैसला बरकरार रहेगा, वो जेल में ही रहेगा और जब जब उसकी सुनवाई होगी तब तब वो वहाँ पर उपस्थित होगा, या तो ऑनलाइन माध्यम से, जैसे आपने कोरोना में देखा होगा कि सारी सुनवाई ऑनलाइन चल रही थी, या फिर ऑफलाइन माध्यम से, या फिर जिस भी माध्यम से हाई कोर्ट या माफ़ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट अगर बोलेगी उस माध्यम से वो प्रेजेंट रहेगा मामले की सुनवाई के दौरान। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पर उस सज़ा पर अगर रोक नहीं लगाई तो वो सज़ा उसकी बरकरार है 25 नवंबर 2021 से ही। 25 नवंबर 2021 से ही वो जेल में है और सिर्फ सुनवाई के लिए उसको सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और मान लीजिए अंतिम में जब 2 साल 3 साल 4 साल बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर दोषी करार दे दिया, यानी कि हाईकोर्ट के फैसले को अगर बहाल कर दिया, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि उसको सजा कब से मिली थी? उसको सजा मिली थी 25 नवंबर 2021 से, और सुप्रीम कोर्ट ने कभी रोक नहीं लगाया तो उसको सजा तब से ही बरकरार है 25 नवंबर 2021 से। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको सजा दे दिया, यानी कि हाईकोर्ट के फैसले को बहाल कर दिया, यानी कि उसकी सजा कभी रुकी ही नहीं, यानी कि 25 नवंबर 2021 से ही उसको सजा बरकरार था। अब इसी को जोड़ करके देखिए बीएड वाले मामले से, हाईकोर्ट ने जब 25 नवंबर 2021 को फैसला दिया, उसके बाद से जब एनसीटी ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाया। किसी भी ऑर्डर में उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाया। यह मामला रीट 2021 से जुड़ा हुआ था। रीट 2022 में भी आप देखेंगे तो जो बीएड कैंडिडेट थे वो सुप्रीम कोर्ट गए थे कि
25 नवंबर 2021 के फैसले पर रोक लगा दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया। यानी कि 25 नवंबर 2021 पर के फैसले पर, हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी रोक नहीं लगाया। यानी कि बीएड की एलिजिबिलिटी 25 नवंबर 2021 को ही समाप्त हो चुकी थी और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाया। भले ही वो फैसला 11 अगस्त 2023 को दिया गया, लेकिन उनकी एलिजिबिलिटी 25 नवंबर 2021 से ही समाप्त मानी जाएगी, क्योंकि कोर्ट ने उस दिन समाप्त कर दिया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए। यही बात तो 11 अगस्त के फैसले पर 45वें और 46वें नंबर पेज पर मेंशन की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यानी कि जो तीनों तिथियां हैं उनमें से सबसे प्रबल संभावना जो लागू होने की है वो 25 नवंबर 2021 की है। आपको 2-3 उदाहरण के माध्यम से मैंने पूरी समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं अब आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अब आते हैं आपके महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि जो राज्यों में भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं या फिर कंप्लीट हो चुकी हैं, जैसे कि स्पेशली छत्तीसगढ़ को लेकर के बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, मध्य प्रदेश को लेकर भी बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, हिमाचल प्रदेश का भी हाल ही में मामला देखिए, वहाँ की हाईकोर्ट में मामला चल रहा था, वहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को चयनित कर दिया गया। उसके बाद से राज्य सरकार अपना स्टैंड ये रखती है हाईकोर्ट में जाकर के कि बीएड अभ्यर्थियों को हम निकालना नहीं चाहते हैं। वहाँ पर भी वो पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है वो सब्जेक्ट टू आउटकम रखी गई थी। तो इस प्रकार के मामले में क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। छत्तीसगढ़ का मामला ले लीजिए, मध्य प्रदेश का मामला ले लीजिए या फिर हिमाचल प्रदेश का मामला ले लीजिए, वहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी हुआ उस समय ही उस पूरी भर्ती प्रक्रिया को चैलेंज कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ के मामले में मैं स्पेशली बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ का जो 2022 वाला टेट हुआ था, उस टेट को भी अभ्यर्थियों ने चैलेंज किया हुआ था। अभी तक वो मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है हाईकोर्ट में। उसके बाद से जब छत्तीसगढ़ में टीचर एलिजिबिलिटी, माफ़ कीजिएगा, टीचर रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन निकाला जाता है, तो उस नोटिफिकेशन को भी अभ्यर्थियों ने चैलेंज किया हुआ था। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर भी मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन अभ्यर्थियों ने चैलेंज कर दिया था। 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज कर दिया था और हिमाचल प्रदेश में भी अभ्यर्थियों ने चैलेंज कर दिया था। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि चूंकि मामला हाईकोर्ट में चल रहा था और उसी समय ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। जब भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक ही मैटर पर सुनवाई चल रही है, उस 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन पर सुनवाई चल रही है, उस दौरान हाईकोर्ट कभी भी अपनी तरफ से जजमेंट नहीं देती है। अभी हाल ही में इसका जीता जागता उदाहरण देखिए। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि NIOS डीएलएड से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और उसी मामले पर गुवाहाटी हाईकोर्ट सुनवाई कर रही थी। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि चूंकि ये मामला सेम मैटर डिसाइड होना बाकी है सुप्रीम कोर्ट से और उनके डिसाइड करने के बाद से ही अब अगली सुनवाई होगी। यानी कि हाईकोर्ट अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं देता जब तक कि उच्चली अदालत कोई अंतरिम फैसला नहीं दे देती है। इस वजह से आप देखेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर हिमाचल प्रदेश में हाईकोर्ट के भी हाथ बंधे हुए थे कि वह इस प्रकार का कोई डिसीजन नहीं दे सकती थी। अब चूंकि मामला पहले ही चैलेंज कर दिया गया था 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा, और वहाँ की राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया। फैसला उसके बाद आया। अब राज्य सरकार अगर ये कह रही है कि हम बीएड अभ्यर्थियों को रखना चाहते हैं सिस्टम में, तो इस हिसाब से देखेंगे तो जो डीएलएड अभ्यर्थी पहले चैलेंज कर दिए थे, हाईकोर्ट ने चूंकि सुप्रीम कोर्ट का वेट किया और राज्य सरकार भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर दी, तो वो मामला जो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत था उस पर तो कोई फैसला ही नहीं हुआ। अभी उस पर तो कोई फैसला ही नहीं हुआ। यानी कि ये तो सरासर उस डीएलएड अभ्यर्थी के अधिकारों का हनन हुआ कि बिना उसको फैसला दिए भर्ती भी कंप्लीट हो गई और उसका अभ्यर्थन भी, अब राज्य सरकार ये कह रही है कि हम भर्ती से बीएड को बाहर नहीं करेंगे। तो इस प्रकार के मामले में राज्य सरकार का जो स्टैंड होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश वाले मामले में, जहां पर राज्य सरकार ये करी है कि हम बीएड अभ्यर्थियों को अब सिस्टम से बाहर नहीं निकालना चाहते हैं, तो अगर वहां पर डीएलएड अभ्यर्थी मजबूत पैरवी करते हैं तो भले ही राज्य सरकार बीएड को बाहर ना निकालना चाहे, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी कि डीएलएड अभ्यर्थी अगर मजबूत पैरवी करते हैं तो उनको बाहर ना निकालने के बावजूद भी उनको नियुक्ति पत्र मिल सकती है, क्योंकि उनका मामला अभी हाईकोर्ट में पेंडिंग था। हाईकोर्ट ने अभी मामला डिसाइड ही नहीं किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आया था। उसके पहले राज्य सरकार अगर भर्ती कंप्लीट कर देती है तो वो मामला बिना डिसाइड हुए ही एक तरीके से कैसे भर्ती कंप्लीट हो गई और कैसे ये सभी चीज़ें हो गई, और उस अभ्यर्थी को अभी तक न्याय नहीं मिला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वेट किया जा रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके पहले ही भर्ती कंप्लीट हो गई। तो पूरा मामला अभी डिसाइड हुए बिना ही एक तरीके से ये सीधे तौर पर उस डीएलएड अभ्यर्थी के अधिकारों का हनन होगा। और अगर सही से पैरवी की जाती है तो भले ही राज्य सरकार अड़ भी जाए कि हम नहीं निकालेंगे बीएड अभ्यर्थियों को, बावजूद इसके ना निकालने के बावजूद भी डीएलएड अभ्यर्थियों को पद सृजित करके राज्य सरकार मजबूर हो जाएगी उनको नौकरी देने के लिए। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि पैरवी किस हिसाब से की जा रही है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश वाला मामला तो आप अलग रखिए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का जो पूरा भर्ती प्रक्रिया था वो आप देखेंगे कि सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया था।
तो फिर वहाँ पर अगर हाई कोर्ट अगर सख्त रुख अपनाती है कि नहीं आप रखना चाहते हैं लेकिन ये सब्जेक्ट टू आउटकम है, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको इनवैलिड कर दिया है तो हम इनको कैसे वैलिड मान सकते हैं। या फिर अगर हाई कोर्ट बीएड को अलाउ करती है सब्जेक्ट टू आउटकम रखने के बावजूद भी, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हाई कोर्ट एक तरीके से अपोज कर रही है, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। ये सभी चीज़ें अभी डिसाइड होना बाकी है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से, ठीक है। इसके बाद से अगर बात करें छत्तीसगढ़ वाले मामले में या फिर मध्य प्रदेश वाले मामले में, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि चूंकि मामला अभी बिना डिसाइड हुए ही छत्तीसगढ़ वाले मामले में अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश दिया था कि बीएड अभ्यर्थियों को अलाउ किया जाए, लेकिन उनकी पात्रता और उनकी जो भी एलिजिबिलिटी है वो हाई कोर्ट से तय होने के लिए बोला था। तो हाई कोर्ट मेरिट और लॉ के बेस पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन थोड़ी करेगी, 11 अगस्त के फैसले का उल्लंघन थोड़ी करेगी, हाई कोर्ट तो यही डिसीजन देगी ना कि मेरिट और लॉ के बेस पर ऑलरेडी डिसाइडेड है। और चूंकि जहां तक नोटिफिकेशन की बात है तो छत्तीसगढ़ में तो 2022 का टेट भी 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था और भर्ती का नोटिफिकेशन भी चैलेंज था। तो ये सभी चीज़ें तो ऑलरेडी डिसाइड है हाई कोर्ट से, इसीलिए तो जब वहाँ की राज्य सरकार भर्ती को आगे बढ़ा रही थी और 11 अगस्त का फैसला आया, तो हाई कोर्ट में जब डीएलएड वाले अभ्यर्थी चैलेंज करते हैं तो 11 अगस्त के फैसले को देख करके ही तो उन्होंने हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया था। तो मेरिट और लॉ के बेस पर तो उन्होंने पहले ही रोक लगा दी थी। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसेस को बीच में रोकने से मना कर दिया और मेरिट और लॉ के बेस पर डिसाइड करने के लिए बोला है, इस वजह से बीएड अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया गया है। अब अगर हाई कोर्ट आदेश करती है तो राज्य सरकार के हाथ बंधे हुए हैं, वो रोक नहीं सकते बीएड अभ्यर्थियों को, मतलब उनको सिस्टम से निकालना ही पड़ेगा। और अगर राज्य सरकार मजबूत पैरवी करती है कि नहीं हम नहीं निकालना चाहते हैं, तो फिर ये सवाल आएगा कि आप इनको सिस्टम में कैसे रखेंगे। देखिए इस प्रकार के जो ब्रिज कोर्स वाला जो पूरा मामला है, 2 साल के अंदर उनको ब्रिज कोर्स कराना होगा, उनका जब नोटिफिकेशन ही रद्द हो गया तो किस आधार पर ब्रिज कोर्स होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर उनका चयन अब वैलिड कैसे माना जाए जब नोटिफिकेशन क्वैश हुआ। इसके पहले भी बीएड अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, लेकिन उनका प्रोसीजर अलग है। उनका प्रोसीजर आप देखेंगे जब जो सेक्शन 23(2) का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार पहले भी अलाउ कर चुकी है अपने राज्यों में, उत्तर प्रदेश में भी हो चुका है, लेकिन वो वैलिड माना जाएगा क्योंकि वो उसका प्रावधान है। लेकिन जिस नोटिफिकेशन के आधार पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में भर्तियां कंप्लीट हुई हैं, उसका प्रावधान ही खत्म हो गया, वो लीगल पोजीशन में नहीं है। तो लीगल पोजीशन में नहीं है तो उस हिसाब से जितनी भी भर्तियां हुई वो ऑलरेडी इनवैलिड हो चुकी हैं। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, हाई कोर्ट बाध्यकारी है उस फैसले को मानने के लिए, यानी कि हाई कोर्ट निकालना ही पड़ेगा वहाँ की भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, क्या पॉलिसी बना करके क्या करना चाहती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन हाई कोर्ट बाध्यकारी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कराने के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर बिहार की अगर स्पेशली बात करें तो बिहार वाला मामला आप देखेंगे कि जब 6th फेज की भर्ती चल रही थी 2020 में, उसी समय से ये मामला पटना हाईकोर्ट में पेंडिंग था और 6th फेज की भर्ती में जो बीएड कैंडिडेट हैं वो ऑलरेडी एक तरीके से रडार पर हैं माननीय पटना हाईकोर्ट के। वहाँ पर मामला अभी डिसाइड होना बाकी है। मामला नवंबर में फिर से लिस्ट किया गया, अभी हाल ही में अक्टूबर में उस मामले की सुनवाई हुई है। इसके अलावा 137 वाले मामले में आप देखेंगे, 137 ऑफ 2022 वाला मामला, वो 2022 से संबंधित मामले में ऑलरेडी जो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन है वो चैलेंज था। इसके अलावा 661 वाला मामला देखेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट में श्री भगवान कृष्ण जी के द्वारा याचिका दायर की गई थी। जब नोटिफिकेशन बीपीएससी के माध्यम से 30 मई 2023 को जारी किया गया, उसके 22वें दिन यानी कि 22 जून 2023 को ही एक रीट पिटीशन फाइल की जाती है जिसमें 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन भी चैलेंज होता है और बिहार का वो प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट का एडवर्टीजमेंट भी चैलेंज होता है। तो इन सब के बावजूद अगर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों के अगेंस्ट में दिया है तो अब ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए कुछ उसके अगेंस्ट में फैसला दे। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को लागू करेगी। और मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, बिहार की बात कर ली जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के लिए हाई कोर्ट बाध्यकारी है। और बिहार वाला मामला तो आप बिल्कुल अलग रखिए, क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, ये मामला हाई कोर्ट से डिसाइड होना बाकी है, लेकिन बिहार वाला मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित हुआ है। 28 अगस्त 2023 के जजमेंट में 3 जज के द्वारा बीएड की एलिजिबिलिटी को खारिज करते हुए उन्होंने 11 अगस्त के फैसले के आलोक में पूरी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराने के आदेश दे दिए हैं। तो बिहार वाला मामला तो सबसे डिफरेंट है, ये तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से डिसाइडेड हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला
चूंकि रनिंग प्रोसेस को लेकर के गया है, तो अब देखना होगा 20 अक्टूबर 2023 को इस मामले को सुप्रीम कोर्ट किस नज़रिए से देखती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।